नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जीव विज्ञान क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नर युग्मकोद्भिद। देखो भाई, हमने पढ़ा जो परागकण या लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, किस प्रोसीजर से बनते हैं? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा। इससे पहले हमने वीडियो पढ़ा लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन में जो लघु बीजाणु बनते हैं किस प्रक्रिया से? कि जो पराग कोश है, पराग कोश, इस पराग कोश में जो लघु बीजाणु बने, ये लघु बीजाणु किस तरह से थे? ये इस तरह से, और एक इसमें केंद्रक था शुरुआती अवस्था में। इसके बाद में इसका जो केंद्रक विभाजन है वो होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक अनियमित आकृति का अमीबा के जैसा, और दूसरा केंद्रक ये इस तरह से तरकुनुमा हो जाता है। दूसरा केंद्र कैसा हो जाता है? जैसे चांद होता है ना, इस तरह से हो जाता है। तो अब देखो, ये इस तरह की ये जो संरचना आई, ठीक है ना, ये एक तरह से हमारे पास में क्या आ गया? ये लघु बीजाणु। दोनों ही लघु बीजाणु हैं, लेकिन ये परिपक्व लघु बीजाणु। स्टार्टिंग में लघु बीजाणु इस तरह से एक कोशिकीय था, एक केंद्रकीय था, और बाद में ये क्या हो गया? लघु बीजाणु, या इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। ये इस तरह से हो गया, और ये स्पष्ट रूप से दो कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका छोटी और दूसरी कोशिका बड़ी। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस लघु बीजाणु की संरचना। पहला क्या पढ़ते हैं? लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु की जो संरचना है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य कोशिका और इसके चारों ओर फिर ये भित्तियाँ आएगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। दो चोल आएगी, ठीक है। तो यहाँ अपन पहला ले रहे हैं लघु बीजाणु की संरचना। किसकी संरचना ले रहे हैं यहाँ? लघु बीजाणु की संरचना। इस लघु बीजाणु को हम परागकण भी कह सकते हैं। तो हेडिंग क्या हो गया अपना? परागकण या लघु बीजाणु की स्ट्रक्चर। परागकण या लघु बीजाणु की स्ट्रक्चर। तो परागकण की जो संरचना देखें, अगर अपन डायग्राम इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो, परागकण में ऐसे कह दें, ये परागकण की एक कोशिका है। ये परागकण की एक कोशिका है, और हमने देखा कि इस कोशिका के अंदर कितनी सेल्स हैं? ये 2 सेल्स हो गई। कितनी सेल्स हो गई? ये 2 सेल्स हो गई। एक सेल्स छोटी है और दूसरी सेल्स बड़ी है, ठीक है। और जो बड़ी कोशिका है उसका जो केंद्रक है वो कैसा है? अनियमित आकृति का केंद्रक है। बड़ी कोशिका है, उसका केंद्रक अनियमित आकृति का है, और छोटी कोशिका है, उसका जो केंद्रक है वो तर्कुरूपी है। तो बड़ी कोशिका है, उसे कहा कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, और छोटी कोशिका है, इसे कहा जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स। और ये जो अब इनके केंद्रक है, ये भी ऐसे के नाम हो जाएंगे। ये हो जाएगा कायिक केंद्रक। ये क्या हो गया? कायिक केंद्रक। और ये हो गया जनन केंद्रक। अब जनन कोशिका के अंदर बाकी सारे कोशिकांग कम रहते हैं। इस कोशिका में जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में अन्य जो कोशिकांग
कम होते हैं और इस काय कोशिका के अंदर कोशिकांग है वो ज़्यादा होते हैं, कोशिकांग है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यह तो अंदर की कोशिकीय संरचना आ गई अपने पास में। अब इसके चारों ओर भित्तियाँ होती है, दो चोल होती है। ठीक है, उन दो चोल में पहली चोल ये अंदर वाली, मैं थोड़ा अंदर से बाहर की तरफ चल रहा हूँ यहाँ, यह अंदर वाली चोल, और इस अंदर वाली चोल के बाहर एक और चोल पाई जाती है, ये दो चोल हो गई। ये बाहर वाली बाह्य चोल, बाहर वाली बाह्य चोल, इसका टेक्निकली नाम है एक्साइन, EXINE, एक्साइन। और ये अंदर वाली अंतःचोल, और इसका टेक्निकली नाम है इंटाइन, INTINE। ठीक है, अब देखो कि इंटाइन है ये पतली है, एक्साइन है ये मोटी है। एक्साइन है वो कैसी है, मोटी है इस तरह से, और इसकी सतह पर ऐसे अलंकरण पाए जाते हैं। अलंकरण का मतलब जैसे कोई कांटे हैं, एक धारियां हैं, एक इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। ये जैसे जैसे बोलता हूँ स्टॉप करके आप लैंग्वेज भी अपने नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं। यही स्टेप है समझने के, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, एक्साइन हो गई ये वाली। ठीक है, अब एक्साइन के लक्षणों में, अब एक्साइन की संरचना में देखें तो एक्साइन की संरचना के अंदर 3 जगह पर ये क्या होते हैं, छिद्रित रहती है। कितनी जगह पर, सामान्य रूप से जो आवर्तबीजी पादप हैं उनके अंदर ये 3 जगह पर ये एक्साइन है वो कैसी है, छिद्रित रहती है। ठीक है, इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, और आवर्तबीजी पादपों में मोस्टली कितने छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र 3 पाए जाते हैं। ठीक है ना, और अब देखें इनके लक्षण लिखना शुरू करें अपन। सबसे बाहर से अंदर की ओर चलें। देखो नंबर 1 बाह्य चोल, क्या क्या लक्षण हुए, मोटी है, ठीक है, अलंकृत है। अलंकरण कैसे कैसे हैं, किसी में कांटे हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, अलंकरण कांटेनुमा हो सकते हैं, रेखित हो सकते हैं, धारियां हो सकती है, ये इस तरह के अलंकरण पाए जाते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये परत है वो बहुत ही कठोर है, हार्डेस्ट है। ठीक है ना, और हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसको बनाने के अंदर एक पदार्थ काम में आता है, उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। जंतु जगत के अंदर जो सबसे कठोर पदार्थ है या जीव जगत में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हमारे दांत का इनेमल, ऊपर का आवरण, वो सबसे कठोर है। लेकिन पादपों के अंदर जो सबसे कठोर चीज़ अगर कोई है तो वो है स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन ये क्या है, इसको निर्माण कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन को बनाने का काम है वो टेपिटम करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ठीक है ना, दूसरी चीज़ स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये जंतु जगत का नहीं, पादप जगत का हार्डेस्ट यानी कि कठोरतम
भाग है, ठीक है ना। और अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो, या ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया है जो इस स्पोरोपोलेनिन को गला देता है, ठीक है ना। और इसे गलाने वाला कोई एंजाइम भी नहीं है। तो इसका मतलब गलाने वाला कोई एंजाइम नहीं है, तो इस पराग कणों को धरती के अंदर गहरा गाड़ दें, ठीक है ना, या पानी में डाल दें, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये स्पोरोपोलेनिन की ये जो एग्जाइन है, ये एग्जाइन बची हुई रह जाती है। यही कारण है कि परागकण हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म रूप में भी। हमें जब जीवाश्मों की खुदाई की जाती है तो उनके साथ में भी परागकण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए परागकण किस रूप में मिलते हैं, जीवाश्म रूप में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोरोपोलेनिन है ये इसके जीवन की सुरक्षा कर लेता है, जीवाश्म के रूप में मिलेंगे तो ये जीवित मिलेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन है इस परागकण के भौतिक अपघटन की रक्षा करते हैं, लेकिन इस जैविक अपघटन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अंदर वाला जो जीवित भाग है ना, इसकी रक्षा करने में वो समर्थ नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये तो कहने का मतलब परागकण की जो जीवन क्षमता है वो तो निश्चित होती है। किसी पादपों की परागकणों की जीवन क्षमता 2 मिनट की होती है, किसी में 1 घंटे की होती है, किसी में 24 घंटे की होती है, कईयों में वर्षों की भी मिल जाती है, तो वो अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन जीवाश्म रूप में मिलना, और वो किसके कारण है, केवल इस बाह्य चोल के कारण। अगर हमें परागकण जीवित रूप जीवाश्म में मिला है तो केवल क्या मिलेगा, ये एग्जाइन का खोल मिलेगा हमें, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये एग्जाइन का खोल मिलेगा, ठीक है ना। अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो उन जनन छिद्रों में से कोई एंजाइम या कोई दूसरे जीव अंदर जा कर के उसका अपघटन कर देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि, क्वेश्चन लिख लें आप, कि क्या कारण है कि परागकण जीवाश्म रूप में भी पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, परागकण की जो एग्जाइन है वो सबसे मजबूत पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो पादप जगत का सबसे हार्डेस्ट भाग है, और इसका कोई भौतिक अपघटन नहीं होता है, इसलिए ये भूगर्भ में भी ये गलते नहीं हैं और जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। ये लैंग्वेज लिख लोगे। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, राइट डाउन कर लेना, मिटाता हूँ आगे का। अब इसके आगे इस पर जनन छिद्र कितने हैं, 3 क्या है, जनन छिद्र हैं, ठीक है। और इन जनन छिद्रों से क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलती है। ये किसके लिए है, ये पराग नलिका के निकलने हेतु, ठीक है। अगली चीज, इन जनन छिद्रों में एक विशेष प्रोटीन भरा रहता है। इन जनन छिद्रों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीनें भरी रहती है। ये मैं प्रोटीन भर रहा हूं एक विशेष प्रकार की, और ये विशेष प्रकार की प्रोटीन कौन सी है, ये जाति विशिष्ट प्रोटीन है, जाति विशिष्ट प्रोटीन है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट, ठीक है ना। इन जनन छिद्रों में क्या रहती है, जाति विशिष्ट प्रोटीन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक सरसों का पादप है या सरसों की एक जाति है, ठीक है ना, उस जाति के जितने भी पादप हैं, जैसे एक खेत के अंदर हमने देखा हजारों लाखों की संख्या में पादप है, ठीक है ना, और दूसरे खेतों में भी हजारों लाखों की संख्या में पादप है, तो उन सब पादपों के अंदर पाए जाने वाले जाति विशिष्ट प्रोटीन है वो सभी कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। वो सब कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब ये समझो कि ये एक तरह का ताला है और वो एक ही प्रकार का है, ठीक है, नहीं है। और इनकी वर्तिकाग्र
आगे पढ़ेंगे अपन इसकी वर्तिकाग्र, उस पर इस जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और वो भी कैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। किसमें, एक जाति में। जैसे सरसों में एक ही प्रकार के, ऐसे नहीं सरसों वाले और मटर वाले इनके बीच में कोई मैचिंग नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जाति विशिष्ट। और ये जाति विशिष्ट प्रोटीन और वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले जाति विशिष्ट प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम एक दूसरे के संगत होते हैं। तो अब इस जाति विशिष्ट प्रोटीन में क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना। ये एक जाति के, ये है एक जाति के समस्त पादपों में समान प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एक जाति के समस्त पादपों में ये जाति विशिष्ट प्रोटीन है वो समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसी जाति की वर्तिकाग्र पर इनके संगत एंजाइम होते हैं। इसका मतलब ऐसे कह दिया कि यहां पर जैसे कह दिया ये सरसों है, इस सरसों के ऊपर ए प्रकार के जाति विशिष्ट प्रोटीन है, तो इस सरसों की वर्तिकाग्र पर भी ए प्रकार की जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम है। ये दोनों ए और मैचिंग के हैं, तो ये इसको गला देते हैं। तो कहने का मतलब सरसों का परागकण जब सरसों की वर्तिकाग्र पर जाता है तो वहाँ के ये जो जाति विशिष्ट प्रोटीन के जो संगत एंजाइम हैं ये इन जाति विशिष्ट प्रोटीनों को गला देते हैं, जिसके कारण ये जनन छिद्र है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं और परागकण का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि क्या कारण है कि परागकण अपनी जाति के वर्तिकाग्र पर ही अंकुरित होता है, अन्य पादप जातियों की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, एक पादप जाति के अंदर, एक पादप जाति के समस्त पादपों में समान प्रकार के जाति विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं और इसी पादप जाति की वर्तिकाग्र पर इनके संगत एंजाइम पाए जाते हैं जो इन जाति विशिष्ट प्रोटीनों को गला सकते हैं, ठीक है ना। जब परागकण अपनी जाति की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, जब परागकण अपनी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो यह संगत एंजाइम उन प्रोटीनों को गला देता है, जिसके कारण जनन छिद्र खुल जाते हैं और परागकण का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये परागकण किसी अन्य जाति पर चले जाते हैं तो संगत एंजाइम और जाति विशिष्ट प्रोटीन आपस में सुसंगत नहीं होने के कारण इन जाति विशिष्ट प्रोटीनों का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनन छिद्र नहीं खुलेंगे और परागकण का अंकुरण नहीं होगा। ये क्वेश्चन और आंसर लिख लोगे। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है और आंसर मैंने बोल दिया, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फंडा है, फंडामेंटल हो गया इसका जाति विशिष्ट प्रोटीन का। और अगली चीज जो हम लेने जा रहे हैं वो है एक इसी से रिलेशन में पोलन किट। अगली चीज क्या लेने जा रहे हैं हम, पोलन किट, जिससे बोलते हैं पराग किट या पोलन किट। पराग किट या पोलन किट। देखो भाई पराग किट क्या है या पोलन किट क्या है। हम देखते हैं कि इन पराग कणों की जो बाह्य सतह है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। बाह्य सतह क्या होती है, खुरदरी होती है ऐसे, ठीक है। और इन खुरदरी सतहों के आसपास जगह जगह पर क्या है, एक तेलीय पदार्थ चिपका रहता है। एक कैसा पदार्थ, तेलीय, तेल जैसा, सुगंधित, चिपचिपा, कैसा, तेल जैसा, सुगंधित और चिपचिपा पदार्थ। ये कैसा है, देखो केमिकली पोलन किट कैसा होता है,
ये तेलीय पदार्थ है। कैसा है? तेलीय पदार्थ है। दूसरी चीज ये सुगंधित है। तीसरी चीज ये चिपचिपा है। ठीक है। और कार्य क्या करते हैं? इनका कार्य है ये परागण हेतु कोई कीट या अन्य जीव है उनको आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज, कीटों के उपांगों के ये चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं। चिपचिपे हैं ना, तो ये चिपचिपे हैं तो इसका कारण ये क्या है? कीटों के चिपक कर अन्य पुष्पों तक जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का इसका गुण है। तो और अमूमन ऐसा है कि पोलन कीट पाए किसमें जाते हैं? जो जंतुओं से परागित होते हैं। हवा से परागण होने वाले नहीं, पानी से परागण होने वाले पादपों में पोलन कीट नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई कीटों से हो रहे हैं, पक्षियों से हो रहे हैं या और कोई दूसरे जानवरों से हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उन पादपों के परागकणों में क्या पाए जाते हैं? पोलन कीट पाए जाते हैं। और ये पोलन कीट ही क्या करते हैं? परागकण को रंगीन और सुगंधित, यहाँ एक नाम और लिख देता हूँ मैं, रंगीन। ये कैसे हैं? तेलीय है, रंगीन है और सुगंधित है और चिपचिपे हैं। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये परागण में सहायक है। ये किस में सहायक है? ये